व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। अच्छा। तो मेरे मुंह से मतलब अपने आप ही निकल गया कि सर आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एंड बिकम अ फाइटर पायलट। थोड़ी देर के लिए इंटरव्यूअर चुप हो गया, मैं भी चुप हो गया। फिर मैंने खुद में सोच लिया कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, ये मुझे अच्छा। आर्मी क्यों ज्वाइन करना है और मैं एयरफोर्स बता रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि सर ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी। मतलब बीच जैसे में जीटीओ सर ने बोला कि तुम लोगों ने रूल ब्रेक किया तो मैं टाइम पेनल्टी डाल रहा हूँ तुम लोगों पे। तो तुम्हारे पास अभी टोटल 6 मिनट्स हैं। उसने पूछा, जीटीओ सर ने पूछा कि हाउ मेनी सेकंड्स इन 6 मिनट्स। तो मैंने बता दिया सर 360 सेकंड्स। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपने एक बंदे को लगा दो 360 तक काउंट करने के लिए, 1 से लेकर 360 तक काउंटिंग पे लगा दो। मैंने अच्छा। एक को बोला कि वही काउंट करना स्टार्ट कर दे। हाँ। वो एक्चुअली टाइम प्रेशर डाल रहे थे ना उस टाइम पे कि वो हाँ। काउंट कर रहा है, टाइम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन डू यू वांट टू आस्क योर सबॉर्डिनेट्स। मैंने कहा यस सर आई वांट टू आस्क। बोला ओके यू कैन आस्क देम। मैंने कहा ठीक है, जेंटलमैन डू यू हैव एनी आइडिया। तो उसमें 29 था, उसके पास कुछ आइडिया था। अच्छा। उसने कहा यस वी कैन प्लेस स्मॉलर प्लैंक। उसने कुछ इशारा किया निचली तरफ कि वी कैन प्लेस द स्मॉलर प्लैंक। उतने में जीटीएस ने रोक दिया, ओके स्टॉप नाउ डू इट। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने बोला क्या। तो मैंने उसको ही बोल दिया कि चेस्ट नंबर 29 प्लेस द प्लैंक देयर। उसने खुद उठा कर रख दिया जहाँ अच्छा। उसके पास आइडिया था उसने। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और सबसे पहले जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ हैं उदित भाई अपने। रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फॉर द आईएम में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए फ्रॉम द 18th ऑफ एसएसबी इलाहाबाद से। अभी फाइनल जो है मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, बट एक जो प्रोविजनल पहले आती है उसके अंदर इनका 48, तो 48 है ना उदित? हाँ जी 48। हाँ, 48 इनका रैंक आया हुआ है मेरिट लिस्ट में। इनके एक्सपीरियंस और इनका जो भी जर्नी रही है उसके बारे में हम अभी डायरेक्टली इनसे पूछेंगे कि इनकी प्रिपरेशन कैसे रही है, इन्होंने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किया है। तो उदित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी दिवाली भाई। थैंक यू भाई, आपको भी हैप्पी दिवाली और आपके सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। तो मे बी दिस वाज योर सेकंड रिकमेंडेशन ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना? यस। हाँ, तो पहला जो आपका था वो एफ कैट के थ्रू इसके लिए हुआ था, एयरफोर्स के लिए हुआ था ना? जी। ओके, तो आप पहले ये बताइए, जैसे आपका 18th ऑफ एसएसबी बोर्ड था, ये एसएसबी कब थी आपकी? और स्क्रीनिंग में आते हैं, स्क्रीनिंग में कितने रिपोर्ट किए थे और कितना क्या कुछ हुआ, तो आप हमें जरा बताइए। तो मेरी एसएसबी थी 10th जुलाई को, मेरी रिपोर्टिंग थी 10th जुलाई को। और रिपोर्टिंग टाइम था सुबह का 6:30 बजे। और वहाँ पे जितने कैंडिडेट्स थे रिपोर्टिंग वाले वो थे 57 बंदे जितने रिपोर्ट किए हैं। और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद 29 बंदे हुए स्क्रीनड इन। उसके बाद 29 बंदे वहाँ पे रुके 5 दिन की एसएसबी के लिए। और 5वें दिन फिर फाइनली 7 बंदे रिकमेंड हुए उन 29 बंदों में से। ओके। सो ये तो स्क्रीनिंग के बारे में। ठीक है, तो जो आप ग्रुप कितने का बना था आपका, पीपीडीटी एंड देन जो आपका उस टेस्ट हुए ओआईआर वगैरह कैसे थे, किस तरीके का एक्सपोजर था? ओ आई आर सबसे पहले ओ आई आर हुआ। तो ओ आई आर में जितनी रिपोर्टिंग थी 57 बंदे, सबको हॉल में बिठाया था। उसमें ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, उसमें सबको हॉल में बिठाया था। फिर वहाँ पे ओ आई आर के 2 सेट्स दिए। एक में 60 क्वेश्चन थे और दूसरे में 40। और दोनों को ऑलमोस्ट 35-35 मिनट का टाइम था दोनों करने के लिए। फिर उसके बाद हॉल में ही पिक्चर दिखाई गई और सबने वहाँ पे पिक्चर देखी एक साथ 57 बंदों ने। फिर उसके बाद हमें रूम में लेके गए, सेपरेट रूम्स में डिस्कशन के लिए। तो डिस्कशन के वहाँ पे लिए? हमारा बैच था पंद्रह पिक्चर में पंद्रह के। क्या दिखाया था उन्होंने उस समय? हम्म। कौन सी पिक्चर थी? थोड़ा सा पिक्चर एक इलेबोरेट करना। पिक्चर में हम्म पिक्चर में 2 आदमी दिखाई दे रहे थे। एक जैसे नॉर्मल एज का था, एवरेज एज जैसे 25 से 30 के बीच में। और दूसरा जो बंदा सामने दिख रहा था हमें, वो थोड़ा एज्ड लग रहा था, जैसे 50 के आसपास, 50, 55 या 60 ऐसे कुछ लग रहा था। और उसने एक व्हाइट कलर का कुर्ता, मतलब कलर तो नहीं पता, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन कुर्ता प्लेन उसने पहना हुआ था। और बैकग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो पीछे जो बंदा खड़ा था उसने उसके कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखा था पीछे से। अच्छा। हाँ तो स्टोरी मैंने क्या उसको बनाई थी परसीव इसके किया ऊपर? क्योंकि हाँ, एक बंदा यंग था ना और एक थोड़ा ओल्ड दिख रहा था, तो मैंने उनको फादर और सन बना लिया। हम्म। तो उसमें मैंने स्टोरी ये बनाई थी कि ये लड़का जो था वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था। हम्म। और वो अपने घर में अपने फादर के साथ रह रहा था। अच्छा। तो वो अपने फादर का ध्यान भी रख रहा था और वो साथ में तैयारी भी कर रहा था। तो फाइनली उसकी सिलेक्शन हो जाती है और उसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी वो आ जाता है, उसकी ज्वाइनिंग आ जाती है।
और तो वो घर छोड़ने की बात करता है, फादर को कहता है कि पापा जैसे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में अब आ चुकी है ज्वाइनिंग, तो मैं जा रहा हूँ। उसके फादर थोड़ा मना करते हैं उसको कि नहीं बेटा, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम हमारा अपना घर है तो हम यहीं पे रहना चाहेंगे। तो वो अपने फादर को कन्विंस करता है कि पिछले इतने सालों से वो तैयारी कर रहा था और फाइनली वो जॉब लग गया, और वो जॉब उसके लिए आगे फ्यूचर के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली फादर जो है वो समझते हैं उस बात को और वो मान जाते हैं। तो फाइनली वो अपने फादर को लेके साथ चला जाता है वहीं पे, और जॉब करता है, और रेस्ट ऑफ द हिज लाइफ वो अपने फादर का टेक केयर करता है और अपनी जॉब भी करता है। ओके, सो फिर आपका जैसे ये हुआ, उसके बाद फिर डिस्कशन डिस्कशन में कितने का ग्रुप बना था आपका? डिस्कशन में हमारा 15 का ग्रुप था। 15 का ग्रुप? हम्म। डिस्कशन में तो बड़ी बार ये होती है, हो हल्ला होता है ना, क्यों हुआ था हाँ आपके इसमें भी डिस्कशन में, बोला? हाँ फिश फिश मार्केट बनती है उसमें तो पूरी। हाँ। तो हमारे ग्रुप को डिवाइड, जैसे ही ग्रुप स्टार्ट हुई, डिस्कशन स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो हम सब ने इंडिविजुअली नरेट करी स्टोरी, एक एक मिनट के लिए। हम्म। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई। जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई, एकदम से फिश मार्केट बन गई, जैसे सबने बोलना शुरू कर दिया एकदम से। तो असेसर ने देख लिया कि किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि स्टॉप, और उन्होंने ग्रुप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, कितने का उन्होंने कहा ग्रुप कि अब ये था पहला आपका? हिस्सा, कितने का बैच था उस समय डिस्कशन में? उस टाइम पे 15 बंदे बैठे थे, और ऑलमोस्ट 15 ही सारे के 15 एक साथ बोल रहे थे। अच्छा, 18 और उन्होंने ग्रुप 7 डिवाइड इसमें कर, कर दिया, 8 7 में डिवाइड। हाँ उन्होंने ग्रुप डिवाइड कर दिया 8 7 में। फिर हम्म। कहा कि एक एक ग्रुप बोलो। तो 2 मिनट एक ग्रुप को दिए, फिर 2 मिनट दूसरे ग्रुप को, लास्ट में 1 मिनट दिया क्या, और बोला कि अब कंबाइन दोनों ग्रुप साथ में डिस्कस करो। तो हमारी वहां पे स्टोरी बन नहीं पाई दोनों ग्रुप्स की, एक ग्रुप ने कुछ और बनाई, दूसरे ने कुछ और फाइनली जब 1 मिनट मिला तो दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहे कि ये स्टोरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो हमारी कॉमन स्टोरी नहीं बनी। तो हमें फिर वहां से बोल दिया कि ओके ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आप जाओ जो और है रिजल्ट का और वेट करो। जेंटलमैन। हम्म। उसमें तो आप वैसे ही जाओ रहता है रिजल्ट। ना, कि उसमें तो वैसे ही रहता है, उनको उनको देखना भी नहीं होता कि कॉमन स्टोरी बनाओ नहीं बनाओ। हाँ वो बस ग्रुप में पार्टिसिपेशन देखता है ना। चेस नंबर कौन और सा मिला आपका, था उस समय? मेरे को बोला था 28, टोटल 29 थे और मेरा था 28 चेस नंबर। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनिंग के टाइम में बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में। उस टाइम पे 47 था। 47 था। और जो बैच बना था हम्म। आपका, उसमें कौन सी इसमें थे आप? उसमें था मैं मिडल ऑफ द थोड़ा सेंटर ग्रुप? जैसे में था। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट मिडल में था। अच्छा। वो थोड़ा सा एडवांटेज हम्म। रह जाता ना उस समय थोड़ा सा फिर। हाँ दोनों साइड, इस साइड भी कंट्रोल हो जाता, दूसरी साइड भी। हाँ। हम्म। जब आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस था क्या, मतलब खुद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू चला था उस समय परफॉर्मेंस को लेके? उस टाइम पे परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, क्योंकि उसके पिछली बार भी मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, लेकिन मैं स्क्रीन आउट हो गया था। हम्म। तो उस बार भी डाउट था कि कहीं क्या पता फिर से कोई स्क्रीन आउट ना हो जाए। और मेरा OIR भी अच्छा गया था, तो कॉन्फिडेंस था उसमें। तो जैसे ही वो रिजल्ट लेके आए, हम सारे हॉल में ही बैठे थे, टोटल 57 बंदे हॉल में बैठे थे। तो उन्होंने धीरे धीरे बोलना चेस नंबर स्टार्ट किए, उन्होंने बीच बीच में से बोले। जैसे 1 से 10 के बीच में किसी का नाम ले लिया, फिर 40 से 50 वाले के बीच में नाम ले लिया, फिर से 1 से 10 या 20 से 30 ऐसे बीच बीच में नाम लेते रहे। रैंडमली ले रहे थे और वो? उन्होंने, हाँ रेंडमली ले रहे थे, और उन्होंने बुलाया, पहले 15 बंदों को बुलाया। ठीक है, हम्म। उनके नाम लिए स्क्रीनिंग के टाइम पे, तो वो सब आगे चले गए। फिर उनके नाम उसने कंफर्म करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। फिर हमें लगा कि बस इतने ही बंदे स्क्रीनिंग हुए। फिर उसने कहा नहीं रुको, अभी और भी है। फिर अच्छा। उसने थोड़े और बुलाए। फिर उसने बुलाया हमें 26 तक बुलाया उसने। फिर वो फिर से काउंट करने लग गया कि ठीक है अब काउंट करो, 1 2 3, अपने अपने नाम काउंट करते रहो, चेस नंबर देखते रहो। फिर वो रुक गया। फिर जैसे ही उसने लास्ट बंदे का नाम लिया, 26 चेस नंबर का, उसके बाद उसने एक और नाम लिया, 27 चेस नंबर जिसका था, तो हम्म। उसने 26 ही बंदों का नाम लिया था, पहले उसने नाम ले लिया। फिर वो बंदा बीच में से खड़ा होता है और कहता है कि यस सर। बोले तू वहां क्या कर रहा है, चला गया तू स्क्रीनिंग हो अच्छा। गया। फिर उसके बाद मेरा चेस नंबर आया 28, और उसके बाद एक और 29। फिर कहा कि बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी लोग घर जा सकते हो। मीन तो उसने टाइम पे आया सस्पेंस उस किया। समय, तो तगड़ी पावर आई होगी ना ऐसे तो, हाँ। इंतजार करते रह जाना हम्म। था, है ना? उसने सस्पेंस, खतरनाक सस्पेंस बनाया उसने उस टाइम हाँ पे। हाँ। वैसे देखा जाए हम्म। ना तो इनका, इलाहाबाद वालों का ना ये उतना मतलब सही रहता है, वो आईआर वगैरह तो इतना टफ भी नहीं होता, जहां तक मैंने, हम्म। है ना? है ना? हाँ। इतना ये नहीं होता, हम्म। क्वेश्चंस काफी मार्जिनल रहते नॉर्मल सा रीजनिंग होता है उसमें, हाँ। हैं, नॉर्मल रहता है इनका। अच्छा, फिर उसके बाद हम्म। आपका अगले दिन ये हुआ होगा, फूड वगैरह उसके बाद खाना वाना हाँ खाया? उस दिन ना स्क्रीनिंग के बाद फिर
उन्होंने फॉर्म्स वगैरह भरवाए, 1-2 घंटे वहां पे लगे फॉर्म्स वगैरह भरवाने में। फिर हम्म। उन्होंने बस रूम्स वगैरह दिए हमें, और हमारे फोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सारे सबमिट कर लिए। अच्छा, ले लिए थे फिर उन्होंने? अगले दिन हमारा, हाँ वो ले लिए थे। फिर अगले दिन था साइकोलॉजी टेस्ट, उसके लिए सुबह ही बुला लिया था मैं 7 बजे। तो हम्म। फिर से उसी हॉल में ले गए थे। तो जैसे कि साइकोलॉजी टेस्ट में 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। हम्म। तो जैसे टैट, वैट, SRT और ST, ये जनरल सा वे है इसमें। और इसमें कंटिन्यू सिर्फ लिखने का ही काम होता है, तो इसमें जितना फास्ट लिख सको उतना ज़्यादा बेटर है। अच्छा, टैट के लिए टैट की जो स्टोरीज होती है उसमें कुछ यूनिकनेस दिखी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट्स? नहीं, टैट की स्टोरीज वो क्योंकि रैंडम सी स्टोरीज होती है ना, जैसे एक स्टोरी कुछ और अब दूसरी कुछ और, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये स्टोरी आई है तो अगली कौन सी आएगी। उसमें वो रैंडमली चलता रहता है, तो उसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रिपरेशन कैसे की थी उसकी, जैसे क्योंकि 12 स्टोरीज एकदम से लिखनी पड़ती है ना? हम्म वो मेरी राइटिंग स्पीड शुरू से अच्छी है, हाँ मतलब देखने में गंदी है हैंड हाँ। राइटिंग गंदी है, लेकिन स्पीड अच्छी है। अच्छा। तो वो स्पीड के चक्कर में वो पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, वो टैट विद इन टाइम पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो 11 स्टोरीज होती हैं, तो 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाते हैं, और 4.5 मिनट के लिए वो स्टोरी लिखनी होती है। तो हम्म। मैं 4-4.5 मिनट में पूरी स्टोरी लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो ब्लैंक स्टोरी थी वो प्रिपेयर्ड थी या जस्ट ऑन द स्पॉट आपने प्रिपेयर की हुई थी? उसके लिए उसमें मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस लिख दिया। जैसे एक लड़का है, वो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसने +2 से शुरू कर दिया है। तो बीच में उसने NDA भी दिए, बट वो निकाल नहीं पाया, तो फिर उसने कंटिन्यू रखी अपनी प्रिपरेशन, और उसने CDS क्लियर कर दिया, और वो IMA पहुंच गया। तो मैंने वहां पे वो लिख दिया था उसमें। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस लिख दिया उसमें। अच्छा, जैसे जो हाँ। टैट में जितनी भी पिक्चर्स आई थी ना उसमें कोई ऐसी पिक्चर आई थी जो मतलब याद है या जिसने आपको मतलब हिट किया था, थोड़ा सा रोक के रखा है? क्योंकि एक दो पिक्चर ऐसी आ जाती है ना जब बंदा थोड़ा सा स्टक हो जाता है, मेनली 8 8 10, जब 8th और 9th ऑनवर्ड्स बंदा मूव करता है। कुछ ऐसा हम्म। हुआ था कोई उसमें यूनिकनेस? उसमें एक स्टोरी थी, उसमें सीढ़ियां दिख रही थी। पिक्चर। नॉर्मल जैसे सीमेंटेड सीढ़ियां होती है, हाँ जैसे मंदिर की सीढ़ियां होती है, उस टाइप से सीढ़ियां दिख रही थी। उसको उसको उन सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा था, वैसे कोट पैंट उसने डाला हुआ था बढ़िया, और शूज डाले हुए थे उसने फॉर्मल से। तो उस पर चढ़ रहा था वो, और साथ में चप्पल रखी हुई थी। तो मुझे वहां पे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं इस पे। हाँ। तो फिर मैंने बना दी कि ये मतलब कोई बिजनेसमैन है, और इसको टाइम नहीं मिल पाता अपनी फैमिली के लिए। तो ये टाइम निकाल के, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड पे टाइम निकाल के अपनी फैमिली को कमला फोर्ट घूमने के लिए लेके गया है। तो ये विद फैमिली वहाँ फोर्ट गया, और वहाँ पे घूमे फिरे और साथ में टाइम स्पेंड किया, तो उसके घर वालों को भी अच्छा लगा और इसको भी अच्छा लगा। ब्रेक मिल गई काम से। जैसे जब आप स्टोरीज हम स्टोरीज बनाते हैं ना, जैसे बैकग्राउंड देन प्रेजेंट एंड उसको फ्यूचर में उसको पूरा लेके हम्म। जाते हैं, तो ऐसा कोई था आपकी इसमें स्ट्रेटेजी में कि नहीं यार, जब भी कोई पिक्चर आएगी या कोई बेसिक थॉट कि अगर कोई पिक्चर आती है तो मैंने इस तरीके से ये करनी है? जैसे मान लो स्पोर्ट्स की आ जाती है तो हमें पता हो कि यार स्पोर्ट्स में ना ये चीज फिक्स है कि ये होनी ही होनी है, कि हमें ना मैच के हम्म। अंदर इस तरीके से पोर्ट्रे करना है। तो हम्म। आपका कुछ ऐसा था बैक हाँ ऑफ तो, द माइंड? हाँ वो जनरली बताते हैं ना वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको कि कैसे करना है आपको, तो उसमें बताते हैं कि आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, कि व्हाट लेड टू द पिक्चर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पिक्चर, एंड व्हाट इज द आउटकम। तो मैं उस पे पिक्चर को देख के डिसाइड करना है कि जो अभी चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ होगा कि अभी पिक्चर में जो दिख रहा है हमें उसे देख रहे हैं, और उसके बाद उसकी आउटकम क्या रही होगी। तो मैं जनरली हम कोशिश करते हैं कि उसकी आउटकम कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ फ्रूटफुल उसका रिजल्ट मिले। अच्छा, तो उसके ये अंदर स्ट्रेटेजी एक्शंस की कितनी स्ट्रेटेजी ज्यादा मैंने फॉलो की। वैलिडिटी रहती है आपके हिसाब से जब? तो उसमें मेन एक्शंस हैं, क्योंकि जो आपका मेन कैरेक्टर आपने चूज किया हुआ है, हम्म। तो वो मेन कैरेक्टर आप खुद को पोर्ट्रे कर रहे हो वहां पे। आपके जो एक्शंस होंगे वो आपकी क्वालिटीज दिखाएंगे असेसर को। तो एक्शंस का ही वहां पे मेन मुद्दा, मेन काम वहां पे एक्शंस का ही। अच्छा, उसके बाद फिर वैट, टैट के बाद वैट। वैट में सिंपल से वर्ड्स होते हैं, डे टू डे लाइफ में हम सब ने ऑब्जर्व किए होते हैं। ठीक है, हाँ। उसमें भी थोड़े रूल्स हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना है, और आई वी यू दे प्रोनाउंस का यूज नहीं करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं लिखना है। उसके हम्म। टोटल 15 सेकंड मिलते हैं एक वर्ड के लिए। एक। स्क्रीन के ऊपर वर्ड आएगा, वो 15 सेकंड के लिए रहेगा। आपको 15 सेकंड में उसके ऊपर कोई अच्छा सेंटेंस सोच के लिखना है, और 15 सेकंड बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। SRTs की सिमिलरली 60 वर्ड। पूरे कर लिए होंगे वो तो? हाँ वैट तो मैंने पूरे कर लिए, लेकिन SRTs में थोड़ा लेंथी होता है लिखने में। हम्म। तो उसमें मैंने किए थे 49, 60 में से 49। 14 है। हम्म। तब तो ठीक ठाक कर ली थी यार।
तुम्हारे को टाइम मिला था क्या हाँ वेट के इसलिए बाद, तो। या जस्ट और वैसे ही ले ली? वेट के बाद तो उन्होंने सीधा पेज टर्न करा दिया, हमारा पेज टर्न करवा दिया और एसआरटीज वाला पेज निकल गया हमारे। उस पे एसआरटीज पहले से लिखी हुई थी, हमें बस उसके रिस्पॉन्स लिखने थे। अच्छा। तो टाइम तो मतलब था नहीं वैसे वहां पे टाइम, तो और कंटिन्यू सेल्फ लिखना ही था डिस्क्रिप्शन उसमें। में? सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हम पहले से ही तैयार करके ले जाते हैं ना अपने बारे में सोच के कि हमारा पेरेंट्स ओपिनियन क्या है, हम्म। पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें अपनी खूबियां लिखनी है उसमें। और लास्ट की एक आधी लाइन में हमें अपनी कुछ लिमिटेशन लिखनी है जो कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा था पेरेंट्स ओपिनियन में कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि आई यूज टू मच मोबाइल, बट मैं उन्हें कन्विंस कर लेता हूँ क्योंकि आई यूज इट फॉर स्टडीज, वैसे करके। अच्छा, तो जो साइकी का हम्म, टेस्ट था उसके लिए पहले कोई प्रिपरेशन की थी जाने से पहले, जैसे तो टाइमर वही के था सेल्फ साथ? डिस्क्रिप्शन की, सिर्फ हाँ सिर्फ सेल्फ डिस्क्रिप्शन की प्रिपरेशन की थी। बाकी तो मुझे पता है स्पीड अच्छी है, मैं कर लूंगा। अच्छा। तो बस सेल्फ डिस्क्रिप्शन की प्रिपरेशन थी। अच्छा, इसके लिए एसएसबी के लिए पहले कोचिंग वगैरह गए थे तुम की? हाँ मैं 2021 में गया था, जब मेरी पहली एसएसबी थी, तो मैं उससे पहले गया था ऑलिव ग्रीन्स चंडीगढ़। तो वहाँ अच्छा। पे उनका 2 वीक का एक कोचिंग प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम जनरली उसे बोलते हैं वो। तो बस मैं वो ज्वाइन किया था, तो उसमें डिटेल में समझा देते हैं कि एसएसबी ये प्रोसीजर है, पूरा ये प्रोसेस है। फिर आपको घर आके खुद उस पर काम करना है। क्वेश्चन एग्जैक्टली। पेपर उन्होंने आपको बता दिया, फिर आपको खुद खुद पे काम करना है ताकि आप वहां पे फिट हो सको। जीटीओ में बाद में आते हैं, पहले इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था? इंटरव्यू कौन से डे पे था? इंटरव्यू था हमारा डे डे 4 पे। अच्छा, डे फोर्थ में हुआ था, सेकंड लास्ट डे हुआ कुछ, हाँ आधे लोगों का डे 3 पे हो गया था, और बाकी बचे आधे लोगों का डे 4 पे हुआ, तो मेरा डे 4 पे था। था? लिया और किस इंटरव्यूज हम सबके मतलब नॉर्मल से लिया चल रहे थे। लिया किसने था मतलब इंटरव्यू एवरेज तुम्हारा? इंटरव्यू। अब सर का नाम तो नहीं पता हाँ। लेकिन हाँ कोई असेसर थे वहाँ पे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही थे कोई। तो बिल्कुल एवरेज से हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे वहाँ पे, जैसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल से सवाल पूछ रहे थे, हम्म। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। बस जीके का एक या दो क्वेश्चन, हार्डली कोई एक या दो अच्छा, क्वेश्चन एक मिनट, हाँ, मुश्किल से। स्टार्टिंग से बताना कि तुम्हारा जैसे कौन से टाइम पे इंटरव्यू था, मॉर्निंग के टाइम में था, आफ्टरनून पे था, कब था? हाँ मेरा आफ्टरनून के टाइम पे था, मेरा था अराउंड 3 PM। अच्छा। और मेरा इंटरव्यू चला ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का। हम्म। तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने पूछा धड़कने मेरे से तेज कि हुई थी हाउ क्या? वाज योर डे। नहीं नहीं अब हाँ। तो आदत सी पड़ गई है तो नहीं हुआ। अच्छा। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा हाउ वाज योर डे। मैंने कहा इट वाज गुड सर। कहता इट वाज योर जीटीओ। मैंने कहा यस सर, इट वाज सेकंड डे ऑफ जीटीओ। बोला अच्छा। हाउ डिड यू परफॉर्म। मैंने कहा सर आई आई परफॉर्म गुड। बोला ओके। फिर उसने स्टार्ट किया वो सीआईक्यू हमारा। तो हम्म। पहले उसने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि एजुकेशन के बारे में बताओ, फ्रेंड्स टीचर्स। फिर उसके बाद फैमिली के बारे में पूछा। फिर उसके बाद उसने पूछा कि अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बताओ लाइफ के, ऐसे मोमेंट्स बताओ जिसके आप और आपके फादर के बीच में कौन से हैप्पीएस्ट मोमेंट रहे हैं। ऐसी चीजें जो आपके फादर आपको लाइक करते हैं आप में, और डिसलाइक करते हैं, या आप इम्प्रूव करना चाहते हो खुद में। हम्म। फिर एग्जाम्स कौन कौन सी दिए थे आफ्टर 12th। और एक इंटरेस्टिंग सा सवाल उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। अच्छा। तो मेरे मुंह से मतलब अपने आप ही निकल गया कि सर आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एंड बिकम अ फाइटर पायलट। तो थोड़ी देर के लिए इंटरव्यूअर चुप हो गया, मैं भी चुप हो गया। फिर मैंने खुद में सोच लिया कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, ये पूछ रहा है अच्छा। आर्मी क्यों ज्वाइन करना, और मैं एयरफोर्स बता रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि सर ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी इक्वली मोटिवेशन है। अच्छा, जो तो कहता है मोमेंट था ओके। उसमें, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे जब आपने आंसर किया तो उसके बाद वो उसने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, या जस्ट दोनों 10-15 सेकंड के लिए चुप हो गए? क्योंकि 10 सेकंड भी बहुत लगता है उस समय ना। हाँ मतलब 5 से 7 सेकंड तक दोनों चुप हो गए थे, फिर मैंने ही खुद बोल दिया कि ग्रैंडफादर आर्मी में थे, तो आर्मी भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आर्मी के लिए भी मोटिवेट हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि अग्निवीर की रैली में नहीं गए। हाँ। तो मतलब उस टाइम हमारे टाइम पे तो अग्निवीर था नहीं, हमारे टाइम पे तो नॉर्मल रैलीज थी। हम्म। तो मैंने कहा कि हाँ सर मैं गया था, लेकिन मैं ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाया वहां पे। तो कहता है व्हाई। तो मैंने कहा सर एट दैट टाइम आई वाज नॉट फिजिकली फिट इनफ। अच्छा। तो इंटरव्यूअर कहता है कि ओके, यू आर नॉट फिजिकली फिट इनफ टू बिकम अ सोल्जर, डू यू थिंक यू आर फिट इनफ टू बिकम एन ऑफिसर। अच्छा। तो इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता है वहां पे। तो मैंने कहा यस सर, फॉर द पास्ट 1.5 years आई एम डूइंग डेली रनिंग एंड आई एम डूइंग 2 hours ऑफ वर्कआउट इन द जिम। फिर कहता है ओके, हाउ मेनी ऑब्स्टेकल डिड यू अटेम्प्टेड इन
योर प्रीवियस अटेम्प्ट? आई सेड सर 10। बोला दिस टाइम सर यस सर 10 आल्सो। बोला अच्छा, ओके फाइन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जीके वगैरह का पूछा था या जस्ट हाँ पीआईक्यू से ही जीके का था? पूछा था कि जैसे डू यू नो अबाउट क्वाड? तो मैंने क्वाड के बारे में बता दिया, उसमें 4 कंट्रीज हैं, कब कब इनिशिएट हुआ था, क्या उसका लक्ष्य क्या है उसका, तो मैंने उसको बता दिया। बोला एनीथिंग एल्स? मैंने कहा नो सर। जितना आता था उतना बता दिया 4-5 लाइनों में। अच्छा, फिर कहता है ओके। हम्म। हॉबीज वगैरह में क्या थी, हॉबीज के ऊपर क्वेश्चन आए? तो नहीं, हॉबीज के बारे में नहीं पूछा। हॉबीज में मेरा था लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग हम्म, था। उसने डेली रूटीन पूछा था, तो डेली रूटीन में उनको इंक्लूड कर दिया था मैं, तो उसने नहीं पूछा फिर उस बारे में। अच्छा, ये स्टार्टिंग में ले लिया था उसने। हम्म। फिर इसके अलावा कोई और लास्ट मोमेंट पे उसने क्या कोई क्वेश्चन छोड़ा था? लास्ट के 2 मिनट्स के अंदर? नहीं नहीं, लास्ट में दोनों ने यही बोला कि ओके डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैंने कहा नो सर, इट वाज अ नाइस डिस्कशन। कहता है ओके यू कैन गो नाउ, ऑल द बेस्ट। मैं आराम से खड़ा हो गया, मैंने कहा थैंक यू सर, आ गया बस। अच्छा अच्छा। अ, उसके बाद फिर तुम्हारा जीटीओ? जीटीओ जीटीओ मेरा इंटरेस्टिंग था, मेरा जीटीओ अच्छा गया इस बार एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट। क्योंकि इस बार मैं पहले से तैयारी, मतलब 1-1.5 महीने पहले से मैंने प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसके नोट्स बना लेता था, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी, न्यूज़ हेडलाइंस, उनके नोट्स बना लेता था। तो वो चीज़ें वहाँ पे मेरी ग्रुप डिस्कशन में काम आई। जैसे अच्छा, ग्रुप ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन में, में कौन सा टॉपिक मिला था, कौन कौन से? हाँ पहले जो पहला ग्रुप डिस्कशन था जिसमें 2 टॉपिक देते हैं जीटीओ सर, उसमें उन्होंने दिया था, एक तो दिया था अग्निवीर से रिलेटेड कि अग्निवीर स्कीम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और दूसरा था कि वर्ल्ड आजकल कौन सी प्रॉब्लम है जिसको ज्यादा फेस कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, या हंगर इश्यूज हो गए। तो इसके ऊपर तो ये ग्रुप ने क्लाइमेट कौन वाला सा हमारे उठाया ग्रुप था? ने चूज किया। ये सेकंड वाला चूज किया था, ये प्रॉब्लम्स वर्ल्ड क्या प्रॉब्लम्स। फेस कर रहा है। तो मैंने क्लाइमेट के ऊपर बोला था इसमें। तो मतलब काफी पॉइंट्स मिल गए थे मुझे, न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से काफी फायदा हो गया था जो मैंने पॉइंट्स वहां पे ग्रुप बोले। में बंदे कैसे थे, ग्रुप में कैसे बंदे थे? यार इस बार ग्रुप में ना अच्छे बंदे थे, मतलब एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। जैसे हाँ हाँ। फर्स्ट में तो मेरे सारे, जब पहली बार रिकमेंड हुआ था तो उसमें तो सारे फ्रेशर थे, लेकिन अब रिपीटर थे, लेकिन रिपीटर अच्छे बंदे थे। और वो मतलब मौका दे रहे थे एक दूसरे को बोलने का भी, खुद भी बोल रहे थे, और पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था मतलब वहां पे ग्रुप में। बंदे सही थे। बंदे सही थे। फिर दूसरा ग्रुप डिस्कशन का दूसरा टॉपिक जो कंपलसरी होता है, वो सर ने दिया कि आजकल रिसेंटली देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ हुकअप्स एंड ब्रेकअप्स इन यंग जनरेशन, व्हाट डू यू अच्छा। थिंक इज द रीजन? हाँ तो दूसरा टॉपिक ये था। तो उस पे उन्होंने लीड दी सर ने हाँ की। जी, एक है एक ट्रस्ट सेकंड। इशू। ओके, तो सेकंड तो टॉपिक जो तुम्हारा स्टार्टिंग क्या का, था? हाँ सेकंड का टॉपिक जो जीटीओ सर ने दिया था, वो कहा था कि रिसेंटली देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ हुकअप्स एंड ब्रेकअप्स इन यंग जनरेशन, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? जीटीओ सर ने 3 लीड्स दिए थे। पहला बोला था उन्होंने ट्रस्ट इश्यूज, दूसरा बोला था उन्होंने कि ये मनी इश्यूज, अच्छा। मनी का, और तीसरा उन्होंने बोला था कि फिजिकल रिलेशनशिप्स। तो जब लोगों ने बोलना, कैंडिडेट्स ने बोलना स्टार्ट किया, तो पहले ने ट्रस्ट के ऊपर बोला, दूसरे ने ट्रस्ट के ऊपर बोला, तीसरे ने भी, चौथे ने भी। तो तो वो सारे। मतलब लग नहीं रहा था कि, हाँ लग नहीं रहा था कि सारे लीड्स के ऊपर, अगर था कि सारे एक के ऊपर ही बोलने वाले हैं। तो हाँ, मैंने वो दूसरा चूज किया, मैंने वो दूसरा मनी पॉइंट चूज किया। हाँ मनी वाला पॉइंट चूज किया, तो मैंने उसके ऊपर बोला कि क्योंकि मतलब पहले तो बच्चे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में वो रियलाइज करते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जैसे या फिर कोई मतलब कमा नहीं रहा है उनमें, तो वो अपना रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। और फैमिलीज भी ये देखती हैं कि दूसरी फैमिली वेल सेटल्ड है या नहीं, तो उस वजह से भी वो रिश्ता तोड़ देते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स करके वहां पे दिए, क्योंकि सारे, मेन तो वैसे ट्रस्ट का ही था, बट ट्रस्ट हाँ। सारे बोल रहे थे तो मुझे ये चूज करना पड़ा। तो अच्छा हम 2 बंदों ने इसके ऊपर बोला। अच्छा, बाकी सिर्फ तो दो पूरा बंदों ने ही ग्रुप बोला? इसके ऊपर ही था। और हाँ थर्ड वाला नहीं बाकी लिया पूरा किसी ग्रुप ने, ट्रस्ट के फिजिकल ऊपर। वाला? एक बंदे ने लिया था, उसने एक लाइन बोली, फिर वो उसने सुन लिया कि सारे बंदे तो यही बोल रहे हैं, तो वो भी चुप हो गया फिर उसने बोला नहीं उसके बाद। अच्छा, रिकमेंड हुआ था वो? हम्म। नहीं। अच्छा, वो नहीं वाला। अच्छा, तुम्हारे लेक्चरेट में हम्म। कौन सा टॉपिक था? लेक्चरेट में टॉपिक आए थे, एक था वर्ल्ड वॉर 2, एक था चाइनाज इम्पीरियलिज्म, एक अच्छा था स्मार्ट सिटीज, और एक था हेल्दी डाइट। मेरे को हेल्दी डाइट अच्छा लगा तो मैंने उस पर बोल दिया। वो अच्छा। थोड़ा इजी टॉपिक था, उसे चूज तो नहीं करना चाहिए था, बट मेरे को अच्छा लगा तो
से मैं जिम विम करता रहता हूँ, तो मेरे को थोड़ा डाइट के बारे में नॉलेज है, तो मैंने उसको चूज किया और उसके ऊपर बोल दिया टॉपिक। कई तो बार क्या लेक्चर लगता रेट है ना मेरा अच्छा हो गया कैंडिडेट्स, था वहाँ पे। कई बार क्या लगता है कैंडिडेट्स को ना कि जो इजी टॉपिक्स है ना वो बोल लेनी चाहिए, बट क्या होता है ना कॉन्फिडेंस की बात होती है उस समय, और पॉइंट्स हाँ। निकल जाते हैं इजीली अगर बंदे का हम्म। ध्यान हो। जैसे मेरे एक हम्म। दोस्त है, उसको आया था माई सिटी के ऊपर, तो वो देहरादून को बिलोंग करता, तो उसने देहरादून के ऊपर बोल दिया था। उसने बड़ा अच्छा मतलब तरीके से ऑर्गेनाइज किया अच्छा। हुआ था कि मत, फिर उससे हम्म। इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था कि अगर तेरे को किसी अपने दोस्त को देहरादून घुमाना है तो उसको क्या क्या के तुझे मतलब ये करना चाहिए कि इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा करना चाहिए कि वो आ जाए देहरादून घूमने के लिए। उसने सेम स्टोरी वहां पे भी अच्छा। बोल दी। तो इट इज समटाइम्स गुड। अच्छा। हम्म। और अच्छा। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जैसे प्रॉब्लम्स बताता है ना कि तुम्हारा एक ग्रुप है, तुम यहाँ से वहां जा रहे हो, बीच में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स टैकल करी, इतनी फेस करी, और तुम्हें टाइम पे पहुंचना भी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने तुम्हें कैसे करनी है। तो उस पे मैंने अच्छे से बिल्कुल उसके सोल्यूशन बड़े अच्छे से लिख लिए थे, बिल्कुल टाइम के अंदर प्रॉपरली पूरे मैनेज कर लिया था। पॉइंट्स के ऊपर लेकिन लिखा था। डिस्कशन में वहाँ पे, हाँ लेकिन डिस्कशन में इतना मौका नहीं मिला बोलने का, तो हार्डली एक या दो बार बोला मैंने, एक या दो लाइन। तो उसको मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, मुझे पता था मैंने लिखा अच्छे से है, तो मतलब अगर डिस्कशन में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी उसका इतना नेगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि मैंने सोल्यूशंस अच्छे लिखे हैं। हम्म। तो उस पर मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मेन? उसके अंदर एक तो एक्सीडेंट था, कि एक्सीडेंट हो गया किसी बंदे का और वो ब्लीड कर रहा है बहुत ज्यादा। और दूसरा था कि कलवटर का, मतलब कलवटर के ऊपर एक ब्रिज जैसा बना हो, वो टूट गया है, वहां से ट्रेन पास करनी है। एक था कि गाय भैंस खो गई है। और सिमिलरली कुछ और प्रॉब्लम थी, इसमें चार प्रॉब्लम्स थी। चार होती हैं। तो उनके सॉल्यूशंस, हाँ, उनके सॉल्यूशंस मैंने लिख लिए थे, और जहाँ उनको डेस्टिनेशन में पहुंचना था वहां पे भी टाइम से उनको पहुंचा दिया था, टाइमली। अच्छा। और जी ये आपके क्या बोलते हम्म। हैं, बाहर के जो टास्क वगैरह थे उसमें? और हम्म। और पीजीटी हमारे ग्रुप का वैसे अच्छा गया क्योंकि हम सब पार्टिसिपेट करने दे रहे थे एक दूसरे को। जैसे अगर कोई तीन बंदे आगे गए हैं हेल्पिंग मटेरियल लेके और उनको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो जैसे पीछे से किसी ने बोला, मान लो मैंने बोला किसी को कि चेस्ट नंबर 22 आई हैव एन आइडिया, तो जैसे जो चेस्ट नंबर 22 था तो वो अपने आप पीछे आ रहा था, वो कह रहा था कि ओके जेंटलमैन प्लीज कम। तो ऐसे स्विच कर रहे थे हम, तो सबको मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। तो पीजीटी कोई हमारा हसल अच्छे से नहीं हुई पार्टिसिपेट किया नॉर्मली? सबने। एचजीटी हासिल नहीं हुई वहाँ पे। एचजीटी में भी अच्छे से कर लिया हमने। कमांड टास्क और वगैरह? फाइनल ग्रुप टास्क में थोड़े बंदे आगे आगे थे। फाइनल ग्रुप टास्क में बंदे आगे थे कि नहीं हम करेंगे हम करेंगे, तो वो दो तीन आगे चले गए थे, लेकिन नहीं पता उनसे टाइम के अंदर, तो फाइनल ग्रुप टास्क नहीं हो पाया था हमारा कंप्लीट। हम्म। और कमांड टास्क तो काफी इंटरेस्टिंग था। जब कमांड टास्क स्टार्ट हुआ तो मेरा चेस्ट नंबर था 28, और हमारा ग्रुप डिवाइड था लास्ट में 20 से 29 के बीच में, 10 बंदे थे टोटल 20 के हाँ। साथ में। तो सबसे पहले मेरा चेस्ट नंबर लिया सर ने, मतलब 28। तो फिर मैं चला गया, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और पिछले अटेम्प्ट के बारे में पूछा, और पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। सेम क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। तो मैंने सर को भी यही बता दिया कि सर आई वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, बट आई एम इक्वली मोटिवेटेड टू ज्वाइन आर्मी। तो सर कहते हैं बट यू सीम्स मोर मोटिवेटेड टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। मैंने कहा यस सर, आई वांट टू बिकम अ पायलट, बट इफ आई एम नॉट एबल टू बिकम अ पायलट देन आई विल सर्व द इंडियन आर्मी। तो कहता है ओके। फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, जैसे उस पे एक स्टार्ट लाइन थी, एक फिनिश लाइन, हम्म। और बीच में उसको करने के रास्ते थे। यहाँ से भी कर सकते थे, दूसरे से भी और तीसरे से भी। और मतलब टास्क काफी मुश्किल था वो। और उसमें सारे स्ट्रक्चर मूवेबल स्ट्रक्चर थे, वो सारे स्ट्रक्चर्स मूव हो रहे थे। और उसमें 6 6 इंच के सरिये थे। और उनको सर ने बोला कि ये मतलब पेन है। क्या है वो? आवाज आ रही है? हाँ, हेलो? आ रही है आवाज आ रही है। स्क्रीन अटकी है। हाँ मेरी आपकी स्क्रीन अटकी है एक जगह पे, मतलब आप फंस गए हो एक जगह पे। एक सेकंड ना, होल्ड करके रखो। नेटवर्क। हाँ, होल्ड करके रखो। तो कमांड स्टार्टिंग से टास्क पे समझ। थे हम। जो सर ये बताए हाँ थे तो मैं, वो क्या बताए थे उन्होंने, क्या मेंशन किया था उनको? हाँ वो उन्होंने बोला कि ये पेन है, इन सरियों को उन्होंने पेन बोला, जेटीओ सर ने, कि ये पेन है जो आपको स्ट्रक्चर में हेल्प कर सकता है। जब आप टास्क करोगे तो आपको टास्क में ये हेल्प कर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने सबॉर्डिनेट्स बुलाओ
तो मैंने चेस्ट नंबर 21 और 29 को बुला लिया। तो दोनों आगे, फिर मैंने उनको टास्क समझाया कि ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, ये स्ट्रक्चर्स हैं और ये मूव करते हैं और ये पेन है। और फिर हमने स्टार्ट कर दिया। तो जीटीओ सर ने हमें टोटल दिए 10 मिनट। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जेंटलमैन यू हैव 10 मिनट्स, बट इफ यू ब्रेक एनी रूल आई विल डिडक्ट 1 मिनट, एंड इफ योर सबॉर्डिनेट ब्रेक एनी रूल आई विल डिडक्ट 2 मिनट्स। फिर मेरे से एक रूल टूट गया, एक रूल ब्रेक हो गया, और एक मेरे सबॉर्डिनेट से हो गया। हम्म। तो फिर लास्ट में जीटीओ सर ने बोला कि, मतलब 20 जैसे में जीटीओ सर ने बोला कि तुम लोगों ने रूल ब्रेक किया, तो मैं टाइम पेनल्टी डाल रहा हूँ तुम लोगों पे। तो तुम्हारे पास अभी टोटल 6 मिनट्स हैं। उसने पूछा, जीटीओ सर ने पूछा कि हाउ मेनी सेकंड्स इन 6 मिनट्स। तो मैंने बता दिया सर 360 सेकंड्स। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपने एक बंदे को लगा दो 360 तक काउंट करने के लिए, 1 से लेकर 360 तक काउंटिंग पे लगा दो। मैंने अच्छा। एक को बोला कि वही काउंट करना स्टार्ट कर दे। तो वो एक्चुअली टाइम प्रेशर डाल रहे थे ना उस टाइम पे, कि वो हाँ। काउंट कर रहा है, टाइम प्रेशर पड़ेगा फिर मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो कर रहे थे। तो पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला था, तो सर ने कहा कि दिस स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, अभी दूसरे दूसरे रास्ते से ट्राई करो, पहला रास्ता टूट गया, अभी दूसरे से ट्राई करो। फिर मैंने दूसरे से ट्राई किया, दूसरा भी कंप्लीट होने वाला था, तो फिर सर दोबारा कहते हैं कि ये दूसरा भी टूट गया, अभी तीसरे से ट्राई करो। फिर उतने में टाइम अप हो गया, तो सर ने कहा कि योर टाइम इज अप, बट आई विल गिव यू 5 मोर मिनट्स। मैं कहा ओके सर। बोला हाउ मेनी सेकेंड्स? मैंने कहा सर 300। बोला ओके लेट हिम काउंट। उसने फिर से दोबारा स्टार्टिंग करी, वो 1 से लेके 300 तक। तो फिर वहां पे मेरे को स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं आया, तो मैं 1 मिनट तक तो मैं ऐसे खड़ा रहा, मेरे को समझ नहीं आया कि अभी करना क्या है। तो जीटीओ सर समझ गए कि इसको समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन डू यू वांट टू आस्क योर सबॉर्डिनेट्स? मैंने कहा यस सर आई वांट टू आस्क। बोला ओके यू कैन आस्क देम। मैंने कहा ठीक है, जेंटलमैन डू यू हैव एनी आइडिया? तो उसमें 29 था, उसके पास कुछ आइडिया था। अच्छा। उसने कहा यस वी कैन प्लेस स्मॉलर प्लैंक। उसने कुछ इशारा किया निचली तरफ कि वी कैन प्लेस द स्मॉलर प्लैंक। उतने में जीटीओ सर ने रोक दिया, ओके स्टॉप नाउ डू इट। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने बोला क्या। तो मैंने उसको ही बोल दिया कि चेस्ट नंबर 29 प्लेस द प्लैंक देयर। उसने खुद उठा के रख दिया, जहाँ अच्छा। उसके पास आइडिया था उसने खुद उठा के वहां रख दिया। फिर मुझे समझ आ गया, फिर मैंने उसको कर लिया आगे। तो फिर बीच जैसे में, मतलब टाइम खत्म हो गया, वो उसने काउंटिंग स्टॉप कर दी, 300 तक हो गई, और लास्ट में मतलब जैसे कुछ थोड़ा सा ही रहा था, मैं जैसे 15-20 सेकंड का रहा था वो क्रॉस करने के लिए। तो उसने काउंटिंग स्टॉप कर दी। तो जीटीओ सर कहते हैं जेंटलमैन योर सबॉर्डिनेट स्टॉप काउंटिंग। मैंने कहा उसको कि प्लीज कंटिन्यू। तो कहता है कि सर टाइम तो खत्म हो गया। सर कहते हैं ओ शिट योर टाइम इज अप नाउ व्हाट। मैंने कहा सर गिव मी 1 मोर मिनट आई विल डू इट। बोला आर यू श्योर? बोला यस सर। मैं भी पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे को पता था कि अब तो ये खत्म होने ही वाला है जस्ट। उन्होंने कहा ठीक है 60 सेकेंड्स लेट हिम काउंट। तो वो काउंट करना स्टार्ट कर दिया 1 से। तो हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया, और वो अच्छे से हो गया कमांड टास्क। तो वो मैंने पूरा कर लिया था उस पे, मतलब 15 मिनट लग गए मुझे उस करने में, हम्म। पर मैंने वो पूरा कर लिया था। हम्म। अच्छा, जीटीओ के फिर जो जितने भी टास्क वगैरह हुए उस दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी जो मतलब काफी मजेदार थी या जबरदस्त थी? वो सारी आवाज नहीं आई आपकी। जीटीओ के जितने भी टास्क वगैरह हुए ना उसके दौरान, चाहे वो ग्राउंड टास्क था या ये पीजीटी वगैरह था, तो उस हम्म। समय कोई ऐसी एक्टिविटी जो मतलब होते हैं ना बीच में बंदे कई बार जो जबरदस्त होते हैं, वो हल्ला मचा देते हैं वो। हम्म, नहीं ऐसी एक्टिविटी तो कुछ खास हुई नहीं इस बार। जैसे कुछ अलग से एक्टिविटी कुछ हुई नहीं, सब हम्म। कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। तो हाँ एक बार कुछ हुआ था कि एक चेस्ट नंबर था, उसका मुझे याद नहीं है। जब हम पीजीटी कर रहे थे, तो वो आगे आगे चला गया, और वो सर कुछ बता रहे थे, तो वो सुन नहीं रहा था, वो कर रहा था अपने में ही। तो सर को गुस्सा आ गया, फिर सर ने जोर अच्छा। से बोले जेंटलमैन। तो फिर उसने सुना। तो फिर सर ने थोड़ा डांटा हमें कि तुम लोग तो अभी से सुनने लगे, तुम लोग क्या अफसर बनोगे, क्या सुनोगे फिर। तो वहां पे सर ने थोड़ा डांटा था, बाकी तो सब नॉर्मल था। आपको बता रहा था स्नेक रेस के बारे में, तो उसमें हम 3 ग्रुप्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। तो उसमें 3 अलग अलग ट्रैक्स बने हुए थे, इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे तीनों ट्रैक्स में। तो हमें बस उन जो प्रॉब्लम्स थी हमें उनको ओवरकम करना था। जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उनको क्रॉस करना था हमें, और फिनिश लाइन तक पहले पहुंचना था। तो उसमें हमारा वॉर कराया था वंदे मातरम। अच्छा। तो उसमें मेरा जो रोल था, मैं सबको बस ये याद दिला रहा था कि बस आपको रूल नहीं तोड़ना है, जेंटलमैन ट्राई नॉट टू ब्रेक एनी रूल। क्योंकि उसमें रूल्स थे कि रेड कलर को आपने टच नहीं करना है, और ब्लू कलर को आपका हेल्पिंग मटेरियल जो कि स्नेक था वो टच नहीं करना है। तो बस मैं उनको बार बार यही रिमाइंड करवा था कि जेंटलमैन प्लीज डू नॉट ब्रेक द रूल्स। और बीच बीच में मैं उनकी हेल्प भी कर रहा था, जैसे कहीं किसी को चढ़ने में कोई दिक्कत आ रही थी तो उनको हेल्प कर रहा था।
तो ऐसे करते करते लास्ट में हमारी स्नेक रेस खत्म हो गई, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बचा था, और उसमें वो मैंने 10 के 10 कंप्लीट कर लिए थे। उसमें एक था बीच में डबल डिच, उसमें रस्सी होती है और बीच में दो गड्ढे होते हैं। तो हाँ। आपको जंप करके रस्सी पकड़नी है और दूसरी साइड क्रॉस करना है। तो जैसे ही मैंने जंप किया तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गड्ढे के अंदर गिर गया। तो फिर मैं वहां से फिर से उठा, फिर मैंने फिर से दोबारा ट्राई किया, तो दूसरी बार में हो गया। मैंने इस तरह से मैंने 10 के 10 कंप्लीट कर लिए थे। तो अच्छा, ये था विद इन पूरा टाइम जीडीओ फ्रेम हो हमारा। गई। रिपीट भी किया था कोई या? हाँ, तीन। नहीं, रिपीट करने का टाइम नहीं मिला, वो टाइम खत्म हो गया ना, 3 मिनट खत्म हो गए, तो मैं 10 ही कर पाया 3 मिनट में। पर अच्छा। 10 के बाद रिपीट होना था फिर वो। हम्म। ओके, कम टू द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस हमारी सुबह स्टार्ट हो गई थी, 10 बजे के आसपास हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी। हम्म। तो जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी किसी का टाइम लग रहा था बीच बीच में। जैसे एक चेस नंबर 5 था, उसका टाइम लगा था, उसके ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग गए थे उसके कॉन्फ्रेंस में। तो वो रिकमेंड हो भी गया था। और उसके बाद फिर बीच में उन्होंने टी ब्रेक लिया था, वहां पे आधा घंटा ब्रेक लिया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरी बारी आई, धीरे धीरे करते मेरी बारी भी आ गई लास्ट में कॉन्फ्रेंस की। तो फिर हमें इंस्ट्रक्शन दी थी बाहर कि आपको अंदर जाना है चुपचाप, ना कोई विश करना है, ना ही चेयर पे बैठना है, आपको अंदर जाके सिर्फ खड़े हो जाना है उनके सामने। तो अंदर सारे असेसर्स ना यू शेप टेबल में बैठे होते हैं, और आपको बिल्कुल राउंड सामने टेबल। खड़े होना होता है उनके। और हाँ, और वहां पे चेयर लगी होती है। तो मैं गया, मैं चुपचाप खड़ा हो गया, बिल्कुल मैं जाते ही बिल्कुल जो बिल्कुल सामने बैठा था वो प्रेसिडेंट था। तो मैं जाते ही बिल्कुल सीधा प्रेसिडेंट की तरफ देखने लग गया, मैंने लेफ्ट राइट देखा नहीं कि कौन बैठा है, मेरे असेसर है या नहीं। तो मैं सीधा उसकी आंखों में देखता रहा। तो मतलब शुरू के 10 सेकंड तो वहां पे बिल्कुल आराम से सब चुप रहे, वो सारे चुप रहे, वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, मैं बिल्कुल सीधा सामने उसकी आंखों में देख रहा था। मैं भी कॉन्फिडेंट, बड़ा कॉन्फिडेंट होके गया था कि इस बार तो कॉन्फ्रेंस अच्छी दूंगा। तो फिर मन में मैंने सोचा कि विश कर देता हूँ, इतना टाइम हो गया खड़े हुए, मैं चुपचाप देख रहा हूँ उनकी शक्लें, तो मैं विश कर देता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो रूल बताए उनको फॉलो करना है। तो मैंने उनको विश नहीं किया, फिर उन्होंने खुद ही विश कर दिया सामने से, और कह दिया सिट डाउन बोल दिया। तो मैंने कहा थैंक यू सर, मैंने उनको विश किया। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ वाज योर स्टे। मैंने कहा सर स्टे अच्छा था। तो फिर उसके बाद पूछते हैं कि एनी अर्लियर अटेम्प्ट्स। मैंने कहा यस सर। पूछते हैं कि हाउ डू यू कंपेयर दिस अटेम्प्ट टू द लास्ट अटेम्प्ट। मैंने कहा सर लास्ट में तो मैं स्क्रीन आउट हो गया था, तो इस बार मैं स्क्रीन इन हो गया और सब अच्छा हुआ। तो कहते हैं एनी अदर अटेम्प्ट। मैंने कहा यस सर, फर्स्ट टाइम आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम देहरादून, बट दिस टाइम आई परफॉर्म्ड बेटर। तो कहता है इन विच पार्ट डिड यू परफॉर्म, डू यू थिंक यू परफॉर्म्ड बेटर। मैंने कहा सर एवरी पार्ट आई परफॉर्म्ड बेटर, बट इन स्पेशली इन जीटीयू आई परफॉर्म्ड द बेस्ट। हम्म। तो कहता है ओके यू, बस इतना सा था मेरी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठा था वहां पे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनके आंसर कर रहा था। तो कहा ओके उदित, यू कैन गो एंड वेट आउटसाइड, ऑल द बेस्ट। तो फिर चेस्ट नंबर लेके आए हमारे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे 5 चेस्ट नंबर हुआ, फिर 14 हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर लास्ट में मेरा था 28। तो हमारे में प्रीवियसली रिकमेंडेड दो थे, एक मैं था और साथ में एक और था। तो हम दोनों रिकमेंड हो गए थे उसमें, और टोटल हम 7 रिकमेंड हो गए। फिर तुम्हारे ग्रुप उसके में बाद से अगले दिन कितने? से मेडिकल स्टार्ट हो गए। मेरे तुम्हारे ग्रुप ग्रुप में में से से दो। कितने हुए थे? मेरे ग्रुप में से दो हुए, और जो मतलब जो पहला ग्रुप था उसमें से दो, दूसरे से तीन, तीसरे से तीन। दो, टोटल 7। टोटल हम्म, 7। फिर अगले दिन से मेडिकल स्टार्ट हो। हाँ, उनका मिलिट्री हॉस्पिटल था वहीं पे, अगले दिन से मेडिकल स्टार्ट हो गए, तो 10-12 दिन मेडिकल में लग गए फिर वहां पे। हम्म। अच्छा, जो जैसे हम्म, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर फिर रहा है, अभी तो आपकी तरफ से क्या एक गाइडेंस रहेगी कि हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर देयर अपकमिंग एसएसबीज? क्योंकि एक हम्म, बन हाँ जाता है ना, ऐसे 2-3 साल तो आपने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, और दूसरा यू गॉट द रिकमेंडेशन एक फर्स्ट, और फिर एक दो स्क्रीन आउट्स है ना बीच में, और उसके बाद फिर बिल्कुल, अगेन यू गॉट फर्स्ट एंड रिकमेंडेड। फोर्थ। तो जो एक फेज होता है कि हम्म बंदा बहुत कुछ सीखता है, तो आपके हिसाब से किस तरीके से बंदे को टैकल करना चाहिए? हम्म। सबसे पहले तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में +2 के बाद मैंने एनडीए एग्जाम्स दिए, लेकिन मैं पढ़ता था जब एग्जाम नजदीक आता था। तो फिर उससे काम नहीं बना, उससे मेरा एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और मेरा जीके भी मतलब वीक है, जीके वीक है। तो उससे उसने भी वहां पे मतलब काफी रोल प्ले किया मेरा उसमें रिटर्न क्लियर ना होने में। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद एफ कैट एग्जाम और सीडीएस एग्जाम्स दिए। तो एफ कैट तो सीडीएस के मुकाबले में थोड़ा इजी होता है, तो एफ कैट मैंने अब तक 5 बार टोटल दिया, और 5 बार मेरा रिटर्न एग्जाम क्लियर है।
तो सीडीएस मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया, और थर्ड और फोर्थ दोनों क्लियर हो गए। तो इस टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद मैं कंसिस्टेंट हो गया था पढ़ाई में, कि अब बस चाहे थोड़ा पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। तो वो चीज़ हेल्प करी वहाँ पे रिटर्न क्लियर करने में। फिर और एसएसबी में भी हेल्प करी, कि कंसिस्टेंसी से अपनी एक हैबिट डेवलप हो गई ना, कि कोई चीज़ हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो मतलब डिसिप्लिन बन गया है उस चीज़ में। तो एसएसबी में भी उस चीज़ ने हेल्प करी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। और इंग्लिश अगर आप सुधार सको अपनी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एसएसबी इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो आपको वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो बाई चांस, रेयर चांस में आप हिंदी यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश पे अपने काम करना है, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए जितना ज़्यादा मौका मिले तो पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बॉन्डिंग बनानी है, और सोशल एडेप्टेबिलिटी फैक्टर भी अपना अच्छा रखना है। तो बी कॉन्फिडेंट, बस खुद पे भरोसा रखो और करते रहो, तैयारी हो जाएगा, पीछे नहीं हटना बस। अच्छा, जैसे मतलब ऐसा कौन सा थॉट था पर्सनली, ऐसी एक मोटिवेशन होती है ना बंदे की, नहीं यार मुझे करना है, क्योंकि एक फेज बीच में कोरोना वाला आया, और उसके बाद जैसे इतनी बार क्लियर हम्म। करने के बाद भी नहीं हो पाना, जैसे रिटर्न क्लियर कर रहे हैं, फिर एफ कैट में फर्स्ट टाइम हुआ, फिर इतना फेज जब आया बीच में, किस तरीके से खुद को, ऐसा कौन सा मतलब ये था, एक थॉट था, या जिसको बोल सकते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर था, जिससे कि नहीं यार मुझे ये वाला करना है। वो एम तो स्टार्टिंग से था कि मुझे पायलट होना है। तो ये बचपन से ही था कि मतलब एरोप्लेन को जब भी मैं देखता था तो कुछ अंदर से एक अलग सी वाइब्स आती थी, कि बस अब तो बस यही उड़ाना है। तो जब भी मेरे घर के बाहर से हेलीकॉप्टर या कोई भी एरोप्लेन जाता था, तो मैं घर से बाहर आंगन में निकल जाता था और उसको देखता रहता था, बस जब तक वो पूरा आसमान जैसे क्रॉस नहीं कर जाता तब तक वो पूरा गायब नहीं हो जाता था नजरों से, तो तब तक उसको देखता रहता था। तो अभी भी करता हूँ ऐसा, जब प्लेन बाहर उड़ते हैं तो उनको देखता रहता हूँ। तो वहीं से था जुनून की बस मुझे फ्लाइंग ज्वाइन करनी है। बट दूसरी साइड मेरा आर्मी की जो ड्रेस थी ना, वो जो स्टार्स लगते हैं उसके शोल्डर्स पे, वो उसके साथ मतलब वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता था मुझे। तो मैंने सोच के रखा था कि प्लान ए मेरा ये होगा कि मैं फ्लाइंग ब्रांच में जाऊँ, और प्लान बी मेरा ये होगा कि मैं आईएम में देहरादून आर्मी में जाऊँ। तो प्लान ए तो उसमें तो मैं मेरिट आउट हो गया, तो मेरे पास प्लान बी था, तो मैं प्लान बी पे काम किया, और मैं प्लान बी सक्सेसफुल हो गया।